नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग 3 चयन परीक्षा के हम लोग साइंस के क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग बायो को कर रहे हैं और जल्दी ही हम हिंदी और पॉलिटी को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं वो भी कर लें, और जो लगातार वीडियो देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? फ्लेमिंग, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन? तो ये नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल? यदि आपने पढ़ा होगा तो जंतु कोशिका होती है और एक होती है हमारी पादप कोशिका। तो जो कौन सी एक रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति या पादप कोशिका से अलग डिफरेंट बनाती है, तो ये होती है सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण? तो जो राइबोसोम का कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण। यदि यह नहीं होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। अगला है हमारा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस भी कह देते हैं, और इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस किसे कह देते हैं? गोल्गी का, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो हम लोग देख चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी कोशिका का अंग सबसे बड़ा क्या है? गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गोल्गी का है? तो ये है प्लास्टिड। अगला है हमारा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी का है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम? तो इसको भी देख चुके हैं, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला है हमारा, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतः प्राद्रव्य जालिका? तो सबसे बाहर वाला जो भाग होएगा वो होता है कोशिका भित्ति, जो हार्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, कोशिका को के निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्गिका? तो जो कोशिका है उसको एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो वो होती है कोशिका भित्ति, जो बाह्य भाग होता है जो ठोस होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गोल्गी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतः प्राद्रव्य जालिका? तो ये कहलाती है हमारी अंतः प्राद्रव्य जालिका। ये होती है, क्या होती है? महीन, शाखित, झिल्लीदार होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी का है? तो अभी हम देख चुके हैं, प्रोटीन का संश्लेषण जो सक्रिय रूप से होता है वो होता है राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका या उपर्युक्त सभी? तो जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं केवल पादप कोशिका, यानी वो वनस्पति वाली जो पेड़ पौधों वाली रहती है, तो ये पाई जाती हैं सारी चीजें केवल, जैसे कोशिका भित्ति यानी कोशिका की दीवार होती है जो बाह्य आवरण होता है, ये इनमें पाया जाता है। लवक हो गया और रिक्तिका। लवक जो कलर को डिसाइड कर देते हैं, जैसे एक हरित लवक होता है, इस प्रकार से। तो ये क्या होती हैं, और ये रिक्तिकाएं होती हैं, तो ये बड़ी होती हैं, ये पादप भित्तियों में मतलब पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल? गोल्गी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम? तो तेरे वाले का हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो कोशिका श्वसन यानी जिसे हम पावर हाउस भी बोलते हैं या सक्रिय भी बोलते हैं, मतलब श्वसन करता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवर्णिक लवण मुख्यतः पाए जाते हैं? जो लवण हमने देखा है जो पौधों में पाए जाते हैं, जो उनके कलर्स को डिसाइड करते हैं, और कुछ कलर वाले होते हैं, कुछ बिना कलर वाले, जिन्हें हम वर्णिक लवण भी बोलते हैं। तो जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में? तो जो अवर्णिक लवण होते हैं वो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला है हमारा, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो ये करता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो हम देख चुके हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भाग लेता है हमारा, वो हमारा क्या हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्गी का है?
तो आत्महत्या की शैली कह देते, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीन द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है सेल सेप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 18 वाले का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न हमारा 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, मतलब 80% से अधिक कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है? प्रोटीन होता है, चर्बी होती है, खनिज होती है या जल होती है? तो इसका आंसर होगा जल। जल तो हमारे वैसे ही सबसे ज्यादा बॉडी में होता है, तो कोशिका में भी सबसे ज्यादा जल ही होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? यानी जो प्रत्येक जीव हैं, ये किसने बताया कि भाई कि सभी जीव कोशिका से बने हैं? तो पास्चर ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने या टी श्वाइन ने? तो ये जो बताया था हमारे, जो एक तो है स्लाइडेन ने और दूसरे हमारे टी श्वाइन ने, तो इन दोनों ने बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जा सकता है? तो कुछ चीजें बताई थी, जो जैसे लवण हो गए और जैसे हमारे जो कोशिका भित्ति हो गई, जो लवण के अलावा कोशिका भित्ति जो रिक्तियां हैं जो रहती हैं पादप कोशिका की बड़ी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के जो कुछ अंतर्स रहते हैं, जिसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के आपने अंतर पढ़े होंगे, ये हम सभी लोग लिखते थे और उनको रट के जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें हमें निम्न में से बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक? तो अंतर पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। अगला है हमारा, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? श्वसन, कोशिका विभाजन करना, पाचक रस उत्पन्न करना, स्त्रावी? तो गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, दूसरे वाले का है, दूसरे वाले का आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्रावी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सेंट्रियोल, गोल्जी काय, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? डीएनए और आरएनए आपने सुने होंगे, तो ये कौन रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम? गोल्जी काय उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया? तो हमने देखा है प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोटोसिस, एंजिंग, डिजेनरेशन या निक्रोसिस? तो ये कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, एजिंग। अगला है हमारा, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतरा प्राद्रव्य जालिका? तो प्रायः उपस्थित नहीं होता है, तो ये होता है लवक। लवक जो रंग प्रदान करते हैं, जैसे हरा रंग हो गया, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, तो ये चीजें होती हैं, तो ये पेड़ों में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला है हमारा, लाइसोसोम कार्य करते हैं। अभी राइबोसोम देखा था हमने प्रोटीन संश्लेषण का, अब पूछा गया है लाइसोसोम, तो इसका क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग, अंतः कोशिका पाचन में या वसा संश्लेषण में? तो जो लाइसोसोम है इसका कार्य होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंतः कोशिकीय पाचन में। अगला है हमारा, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य? तो कोशिका भित्ति यानी हमने देखा था भाई दीवार होती है, ये होती है हमारी 8वें का ए, पारगम्य होती है। अगला है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीमोम्स, मैट्रिक्स या माइक्रोसोम्स? तो जो भीतरी बलन कहलाता है किस चीज का? माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? ईस्ट में, कवक में, जीवाणुओं में या हरे शैवालों में? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में अनुपस्थित रहता है। अगला है हमारा, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे या हचिंसन? तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। अगला है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी, लेमार्क, हक्सले या ट्रेवर्सन? तो ये कथन है हमारा 12वें वाले का हमारा है ऑप्शन नंबर बी, सी, हक्सले ने कहा था जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन है हक्सले का। अगला है हमारा, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को वॉटसन एवं क्रिक ने सबसे पहले प्रस्तावित किया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? लिवेनहॉक, स्वान, हॉफमिस्टर या ब्राउन ने? तो न्यूक्लियस की खोज की थी ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है
केंद्रिका के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जीव द्रव्य के द्वारा या केंद्रक के द्वारा। तो क्रियात्मक गतिविधि जो होती है केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है हॉफमिस्टर ने, वोल्डेयर ने, शूटन ने या बैगनर ने। तो जो गुणसूत्र शब्द है, गुणसूत्र शब्द दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वोल्डेयर ने। अगला है अंतः प्राद्रव्य जालिका ER की खोज किसने की थी? शूटन ने, पोर्टर ने, वॉटसन ने या रॉबर्ट्स ने। तो अंतः प्राद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रस्का, स्लाइडन एवं स्वाइन, फ्लेमिंग एवं ब्राउन या वॉटसन एवं क्रिक ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल और रस्का ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में, हरे शैवाल में, कवकों में या लाइकिनों में। तो ये अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में, बैक्टीरियास में। अगला है हमारा सर्वाधिक संख्या 2N में गुणसूत्र पाए जाते हैं गन्ने में, आलू में, मनुष्य में या ऑफियोग्लोसिस में। तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, ऑफियोग्लोसस में। अगला प्रश्न है हमारा कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य से, केवल केंद्र द्रव्य से या कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और एनी कोशिकांग से। तो ये बना रहता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग से। अगला है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में। तो ये है हैदराबाद में। अगला है हमारा निम्न में सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका। तो नाम से स्पष्ट माइक्रो या माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो ये वाला तो हमारा सही है। अगला है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की क्षमता होती है, सही है। सभी देह उत्क्रम एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित कोशिकांगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य झिल्ली है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा, कोशिका भित्ति या डी केंद्रक। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की यदि हम बात करें तो ये होती है कोशिका झिल्ली। अगला है हमारा निम्न पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज, पोटेशियम की कमी, फास्फोरस या कैल्शियम। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला है न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतरा प्राद्रव्य जालिका में। तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों में अभिगमन नहीं होने देती। या जैव अणुओं के संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। या यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की संचलन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है। अगला है हमारा सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? तो इसको हम देख चुके हैं, रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल। यहाँ पर हमारे जो कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पूर्ण होते हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।